इसको ना कुछ लोग मॉडल्स भी कहते हैं और मॉडल्स भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज, अब इसका कोई हिंदी नहीं है, हिंदी में भी मॉडल्स ही कहा जाता है या मॉडल्स कहा जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आपको एक्सप्लेन करनी है, एग्जैक्टली मॉडल सुनते ही मेरे दिमाग में क्या ख्याल आने चाहिए या क्या समझ में आना चाहिए। तो मॉडल सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चीज चलती है वो किसके बारे में है, कुछ ऐसे शब्द जो कुछ इस तरह से दिखते हैं, साथ में लिखेंगे सभी लोग। जैसे आपका कैन हो गया, जैसे आपका कुड हो गया, ये सभी आपने शब्द देखे होंगे। और बहुत कॉमन शब्द में अगर लिखूं तो ये वाले हैं, जैसे मे है, जैसे शुड है, जैसे वुड है। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, आपने शैल और विल सबने सुना है, शैल और विल हम सभी ने सुना हुआ है। और शैल और विल जो ऐसा शब्द है जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, बट एग्जैक्टली दे आर नॉट हेल्पिंग वर्ब। विल एंड शैल जो होता है वो अपना मॉडल्स होता है। तो ये ध्यान रखना, जो आपका विल और शैल जो है ना वो कौन है, आपका मॉडल्स। लिखना है साथ में आपको। मैं कोई तेज नहीं भगने वाला, आपको सिर्फ सीधे सीधे सरल तरीके से देखना, आप बहुत ही बेसिक। तो कैन हो जाए, कुड हो जाए, मे हो जाए, शुड हो जाए, वुड हो जाए, विल हो जाए। क्षमा चाहूंगा, मॉडल्स मैंने लिख दिया यहाँ पर, आई थिंक विल के साथ शैल। ठीक। तो कभी भी यदि मैं आपको सेंटेंस में या कहीं भी मैं आपको कहता हूं कि मॉडल्स, दैट मीन आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, कैन, कुड, मे, माई, शैल, शुड वगैरह इस तरीके के शब्द। अगर आप दो शब्द भी चला लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप आसानी से कर पाओगे। इतना तो ध्यान होगा। दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस में आपने इस तरीके के शब्दों को जरूर देखा होगा। और आज के बाद ध्यान रखिएगा, जो भी ये शब्द आप देखते हैं, जैसे कैन हो गया, मे हो गया, शुड हो गया, शैल हो गया, आज के बाद ध्यान रखना उनको भी नाम दिया गया है और उनका नाम क्या है, मॉडल्स या मॉडल्स। अंडरस्टूड। तो दो चीजें मैं कह रहा हूं, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे कि आपके जो मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माई, शैल, शुड वगैरह इस तरीके के शब्द, या सेंटेंस में मे माइट, कैन, कुड इस तरीके के शब्द आपको दिखते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो शब्द आपके कौन है, मॉडल्स। क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये आते कहां हैं, ये जो मॉडल्स हैं आपके कहां यूज कहां किए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, उसको ध्यान रखिएगा। आप सभी को ये पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारा इंग्लिश में कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाना है, या इंग्लिश में मुझे कोई भी बातें करनी है, या मुझे कोई सेंटेंस लिखना है, या मुझे कोई सेंटेंस पढ़ना है, इवन द अपने न्यूज़पेपर जो होते हैं वो सब, कहीं भी आप पूरा इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आप देख लीजिए, हर एक सेंटेंस जो होता है आपका किस में होता है भाई, उसका फ्रेमिंग एक ही होती है। और वो फ्रेमिंग क्या होती है, सबसे पहले जो आने वाला होता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद सभी को पता होगा, बाय डिफॉल्ट जो मैं बातें कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला होता है वो होता है अपना नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर दो तरीके में फ्रेम किया गया है, एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्टली कौन आ जाती है, मेन वर्ब, और एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, आपका हेल्पिंग वर्ब वाला। तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका कौन, मेन वर्ब, और उसके बाद कौन आता है दोस्त, तो ये अपना क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेन वर्ब ही ना आए तो फिर क्या हो, तो फिर वो दूसरा टाइप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा मेन वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाए और सब्जेक्ट जो है वो मेन वर्ब की चले चले। हमेशा बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर आपका बना होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बट व्हाट अबाउट द मॉडल्स, मॉडल्स का क्या करें। तो मॉडल जैसे आप सभी को याद होगा कि कैन, कुड, मे, माइट, जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं, मॉडल्स। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको मॉडल्स लगाना है ना तो वो किसके स्थान पर लगते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब के स्थान। ठीक है, लिखते सबको चलना है। कहां किस पोजीशन पर लगाएंगे हम मॉडल्स, जहां आपके हेल्पिंग वर्ब आते हैं। क्या इसके अलावा कोई दूसरी जगह है, इज देयर एनी अनदर प्लेस वेयर वी कैन पुट मॉडल्स, कोई ऐसी जगह जहां पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, मॉडल्स लगा सकते हैं, नहीं। ये क्यों मैं इतनी बातें कर रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन पहले से हो, आपके दिमाग में ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन क्लियरली बैठ जाए। कैसे, कि वो चीज नहीं होती तो नहीं होती, कोई डाउट ही नहीं है। मैंने कहा कि ये चीज यहां आएगी तो मतलब आएगी, दूसरा प्रश्न क्यों, कोई और जगह तो नहीं है, तो नहीं है।
तो मॉडल्स अगर आपको कभी लगाने हो तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा मॉडल्स कहां आएगा, तो जहां हेल्पिंग वर्ब आती है। और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स की दोनों की एक ही जगह है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, किसके पहले, मेन वर्ब के पहले। अंडरस्टूड। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न मेरा ये उठता है कि सर कभी ऐसा हो सकता है कि मैं सब्जेक्ट भी लगा दूं, मैं लिखते चलेंगे हेल्पिंग वर्ब भी लगा दूं, फिर मैं मॉडल्स भी लगा दूं, और मॉडल्स के बाद आपका जो भी मेन वर्ब है वो, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। क्या ये पॉसिबल है? सीधा प्रश्न। मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब क्या साथ में आ सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब कभी भी साथ में नहीं आ सकते। ये तो उसी तरीके की बात होगी कि आपको और आपकी बहन को, या आप और आपके भाई को, अगर आपको दोनों को ही ड्राइविंग आती है ना, अब दोनों को ड्राइविंग आती है कार में तो, लेकिन फिर भी एक ही सीट होती है किसकी, ड्राइवर की। भले आप दोनों को ड्राइविंग आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर ड्राइविंग आती है तो दोनों ही ड्राइवर सीट पे ही बैठेंगे। नहीं, मैं बैठ रहा हूं, तू मेरी गोद में बैठ, क्योंकि हम दोनों ही ड्राइवर हैं। एक को ना एक को तो रिमूव होना ही पड़ेगा। वैसा ही इनके साथ है, दोनों काम एक सा करते हैं, है डिफरेंट, काम एक सा करते हैं और एक ही जगह आते हैं। लेकिन क्या जरूरी जब दोनों मौजूद हो तो दोनों साथ में आ सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मॉडल्स हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल्स नहीं आएगा, लेकिन जगह दोनों की एक ही है। नंबर 2, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, किसके पहले, मेन वर्ब के पहले। अंडरस्टूड? ठीक। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि अच्छा ये तो इसकी क्या होगी सिमिलरिटी, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में एक समानता है, उनकी जगह, उनकी पोजीशन, कि वो सेकंड नंबर पर आते हैं। डन। नेक्स्ट चीज आप ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जो आपके मॉडल्स होते हैं ना, ये दो तरीके से दिखते हैं। मॉडल्स कितने होते हैं? दो तरीके में। मेजरली अगर मैं कहूं या मेनली अगर मैं कहूं तो ये दो तरीके से देखने को मिलेंगे। कितने तरीके से? दो। एक मॉडल होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, और एक मॉडल ऐसा होता है जिसमें आपके यहां पर यानी मॉडल्स के जस्ट पीछे हैव लगा होता है। सिर्फ दो तरीके के आपको मॉडल्स दिखाई देंगे। एक मॉडल्स ऐसा दिखाई देगा जिसमें हैव नहीं होगा, और एक मॉडल्स ऐसा दिखाई देगा जिसमें हैव होगा। जैसे मैंने जितने भी ये लिखे ना, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल और शैल, इनमें हैव दिख रहा है क्या? नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, एक होता है जैसे ये मैंने कुड लिखा है, कैन और कुड, एक होता है आपका कुड हैव, एक होता है आपका शुड हैव। तो ये दो कैटेगरी के होते हैं। मैं बताऊंगा किसके साथ हैव लगता है, किसके साथ हैव नहीं लगता। बस आप इतना जानिए कि कितने तरीके के मॉडल्स आपको दिखाई देंगे, मेजरली दो। कौन कौन सा? एक ऐसा जिसके साथ हैव नहीं है, एक ऐसा जिसके साथ हैव है। और मॉडल्स हमेशा किस पोजीशन पर आते हैं? नंबर 2। किसके स्थान पर आते हैं? हेल्पिंग। क्या दोनों साथ आ सकते हैं? मॉडल सुनते ही कौन कौन से शब्द आपको इमेजिन करने चाहिए? बस इतना चलेगा और कोई दिक्कत। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके मॉडल्स हैं वो दो तरीके के, एक तो आपका कौन सा है, हैव वाला, और एक ऐसा है जो बिना हैव का है। डन। आपको एक चीज और मैं बता दूं, मॉडल्स जो कि जस्ट किसके बाद आता है, किसके बाद आता है? सब्जेक्ट के बाद। और मॉडल किस पोजीशन पर आता है? 2 नंबर पर। और उसके जस्ट बाद जो मेन वर्ब आएगी, ऑब्वियसली क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है तो मॉडल्स के बाद भी मेन वर्ब आएगी। तो जिसके साथ हैव नहीं है, जिसके साथ हैव नहीं है, उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट। एज वी नो दैट देयर आर 5 फॉर्म्स, सभी को पता है कि 5 प्रकार की फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V4 में ING लगता है, V5 में S, ES, IS लगता है। इतना सबको क्लियर है? तो जिसमें आपके हैव नहीं है, जिसमें क्या नहीं है? हैव नहीं है, वहां हमेशा वर्ब, मतलब इनमें हैव दिख रहा है क्या पीछे आपको? तो जस्ट इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट। और जैसे ही आपको हैव दिखे उसके जस्ट पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। लिखते चलेंगे साथ साथ, ठीक है? तो जैसे ही आपको क्या दिखाई दे, अगर हैव दिखाई दे मॉडल्स के साथ, तो आप क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे मैंने शुड लिखा, ये देखिए शुड, तो अगर शुड लिखा है तो शुड के बाद वर्ब कौन सी आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट। लेकिन अगर शुड के साथ हैव दिख गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। इतना क्लियर है? सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको बताई। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि सर अगर ये चीज आ रही है तो इसका मतलब क्या? ये भी तो हो। तो ऐसा होता है जैसे कि आपने जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है, इज एम आर का पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर। अंडरस्टूड। दूसरा होता है जैसे अगर मैं कहता हूं हैज और हैव, तो हैज और हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड। ये फॉर्म है यानी रूप है। और अगर मैं डू डज बोलता हूं तो डू डज का पास्ट फॉर्म जो होता है वो होता है डिड।
इतना क्लियर है। अगर मैं बोलता हूं डिड, तो डिड का प्रेजेंट फॉर्म कौन है? डू डज। हैड का प्रेजेंट फॉर्म है हैज हैव, और वॉज वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है वॉज वर्ब का इज एम आर। एग्जैक्टली, ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से मॉडल्स में भी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना। जिनमें हैव नहीं होता वो होते हैं अपने कौन से? प्रेजेंट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट। जिसमें आपको हैव ना दिखाई दे वो होते हैं आपके प्रेजेंट फॉर्म। और अगर ये प्रेजेंट फॉर्म है तो क्या, बताता हूं। और जिसमें हैव दिखाई देता है वो कौन सा फॉर्म कहलाता है? क्लियर? अब ना बहुत बड़ी चीज आपको क्लियर करता हूं, शायद आपको है या नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज, हैव एंड डू डज, ये हम सेंटेंस में लिखते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। किस नंबर पर आती है? सेकंड नंबर पर। इतना क्लियर है सभी को? अब जब इज, एम, आर, हैज, हैव, डू डज जो होता है वो सेकंड नंबर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये लिखती क्यों है? हेल्पिंग वर्ब हम लिखते ही क्यों है? सोचो क्या कारण रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है सेंटेंस में। क्या कारण है कि हेल्पिंग वर्ब? सिर्फ एक ही कारण होता है, और उसका कारण यह है कि क्या है, सेंटेंस लग रहा था छोटा, और छोटे की वजह से हमें लगना था कि कुछ ना कुछ एक फैंसी टाइप आइटम होना चाहिए। सेंटेंस को हमने फैंसी बनाने के लिए हेल्पिंग लगा दी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अगर कोई बिंदी भी लग रही है ना कहीं, तो उसका भी एक कारण है। समझ पा रहे हैं? अगर कहीं एक फुल स्टॉप भी लग रहा है या कॉमा लग रहा है, तो उसका भी कोई ना कोई रीजन होता है। कॉलन, सेमीकोलन, हर एक का एक कारण है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगने का क्या कारण है वो अगर जानना है तो अभी डिटेल में शांति से आराम से देखना। एक एक चीज को लिखते चलना, मैं अलग होता जाऊंगा लिखते चलना, लेकिन समझने पे ज्यादा ध्यान देना। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग, ठीक है। आई इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो है वो कौन सी है? अपने आईएनजी फॉर्म की है। ये बात क्लियर है? ठीक। और मान लीजिए कि मैं आपको इंग्लिश ना पढ़ाकर अभी क्या पढ़ा रहा हूं? मैथ्स। तो मैंने कहा कि मैथ्स एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसको पता है किस नजर से देखा जाता है? अगर आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अपना बदलें, देखने का नजरिया बदलें, तो हमेशा कुछ ऐसा देखा कीजिए इसे, ये जो करने वाला व्यक्ति है या जो भी है ये कर रहा है इस काम को, ये काम है, ऐसे देखा करो। जो पहला वर्ड आ रहा है दैट इज अ सब्जेक्ट, ये डूअर है, कर रहा है, ये कुछ करने वाला व्यक्ति है, जो भी है ये काम को कर रहा है। और इट में भी इस काम का जो इफेक्ट है या जो भी ये काम परफॉर्म किया जा रहा है, हो सकता है इस पर्टिकुलर जगह पर। जैसे मैं मैथ्स ना बोलकर आई एम टीचिंग इन क्लासरूम बोल सकता था, तो क्लासरूम भी ऑब्जेक्ट होता। मैं टीचिंग मैथ्स कर रहा हूं तो मैथ्स भी मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूं कि बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में बी चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और सेंटेंस। लेकिन मेरा ये सीधा सीधा कहना, अगर सरल शब्दों में समझने की कोशिश करोगे तो इतना समझना कि काम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ऑब्जेक्ट। क्या करता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कैसे? कि वो काम कहाँ किया जा रहा है, वो कहाँ किसके लिए किया जा रहा है, वो काम किस पर किया जा रहा है, किस पर यानी किस विषय पर या किस टॉपिक पर किया जा रहा है। अंडरस्टूड? तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा शब्द जो क्या करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? काम के बारे में, कि उस काम को किसके लिए, किस पर, किस जगह, किस विषय पर किया जा रहा है। और ये हमेशा क्या होता है दोस्त? चेंज होता है। डन। अब यहां जो आप एम लिख रहे हैं इससे ये समझ में आ रहा है कि देखो इसका ट्रांसलेशन सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में ट्रांसलेशन करते कैसे हैं, बड़ी छोटी सी ट्रिक है। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट किया जाता है, फिर आप सबसे पीछे जाते हैं और पीछे से ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो नंबर लिखेंगे सबसे लास्ट में, ये कौन सा हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी मेन वर्ब के पीछे यदि आईएनजी लगा हुआ है तो इसके अर्थ के पीछे रहा शब्द या रही शब्द जरूर आता है। जैसे टीचिंग यानी पढ़ा रहा, लर्निंग यानी सीख रहा, अगर आप लड़की हैं तो सीख रही, अगर आप ड्राइविंग बोलते हैं तो चला रहा, ड्रिंकिंग यानी पी रहा या पी रही। ऐसा जो भी है, अगर आईएनजी आ रहा है तो उसके पीछे रहा शब्द आता ही आता है, क्योंकि आईएनजी वर्ड पता है क्या करता है? किसी काम को चलते हुए दर्शाता है कि वो काम चल रहा है। ठीक है। अब इसको हिंदी ट्रांसलेट करें तो कैसे? आई का मतलब होता है मैं। जब पीछे जाएंगे तो आप मैथ्स पढ़ेंगे, मैं क्या लिखा है? मैथ्स। टीचिंग, टीच मतलब पढ़ाना, आईएनजी मतलब रहा, तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू डज आया तो इसका हिंदी होता है हु, तो मतलब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। एग्जैक्टली, विच इज वेरी इजी, बहुत सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। लेकिन अगर जैसे ही मैंने इसे चेंज करके दोस्त मैंने यहां लिख दिया आई वॉज,
वॉज वर हैड और डिड इसका मतलब होता है था थी थे। इसका मतलब मैं मैथ्स पढ़ा रहा था, अभी नहीं पहले। और अगर शैल बी या विल भी लिख दूं तो मैं कहूंगा मैं मैथ्स पढ़ा रहा होऊंगा। अब ये भविष्य की बात हो गई। तो मैंने इतना सीखा है जो नहीं बताना चाहिए था, मैंने इसलिए जानबूझकर बताया जिससे आपको मैं क्या कर सकता हूं, एक रेफरेंस दूंगा, आप समझना, कनेक्ट करेंगे इस चीज को। तो ये चीज मेरी किस चीज के बारे में बताती है भाई, टेंसेस के बारे में, है ना। और ये टेंस कौन सा बता रही है, पास्ट। मतलब ये काम चल तो रहा था लेकिन पहले। अगर ये इसकी बात करूं तो ये किसको बता रही है, प्रेजेंट। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो हमें क्या बताते हैं, टेंस बताते हैं, हाँ या ना। टेंस मतलब ये काम अभी प्रेजेंट का था, बीते हुए समय का था, या आने वाले समय का होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंस पता चलता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन मॉडल्स क्यों लगाते हैं, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स में दोनों में एक चीज कॉमन है, वो जगह, कि वो हमेशा दोनों किस नंबर पर आते हैं, सेकंड नंबर पर। लेकिन मॉडल्स में और इसमें अंतर क्या है, तो अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे इन्होंने लिखा आई एम टीचिंग मैथ्स, डन है। लेकिन यहां पर सेम यही सेंटेंस मैं आपको लिख के बता रहा हूं और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, मैं इंग्लिश टीचर हूं। अब मान लेते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं मैथ्स, हाँ वाकई मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ठीक ठाक मैथ्स है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कभी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हाँ पढ़ा सकता हूं, मैंने कहा। तो मैं अपनी ना एबिलिटी दर्शा रहा हूं। मैं आपको क्या दर्शा रहा हूं कि आई एम एबल टीच यू मैथ्स, मैथ्स पढ़ा सकता हूं मैं आप लोग, ठीक है, एबिलिटी शो कर रहा हूं। अब ये एबिलिटी, जब कभी भी आप अपनी शक्ति की बात करते हैं ना, एबिलिटी फैबिलिटी छोड़ दो, सरल शब्दों में ध्यान दो, शक्ति। अब शक्ति यानी पावर, ये टोटल 3 प्रकार की है। देखो मैं दिखाता हूं कैसे, और भी होंगी तो पता नहीं, लेकिन जो मैं मेनली फोकस करता हूं, एक तो होती है मेंटल पावर, यानी किसी चीज का उत्तर देना, किसी चीज को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड द मेंटल पावर। एक होता है विल पावर, क्षमता आपके अंदर, इस चीज को उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे, आपके अंदर कितनी ताकत है किसी चीज को उठाने फेंकने या जो भी करने की, तो विल पावर। तो दूसरा विल। तीसरा होता है पॉकेट, पॉकेट पावर, दैट मीन आप किसी चीज को खरीद सकते हो या नहीं। और इसको अगर मैं कंक्लूड कर दूं, पूरा एक फाइनल बोलूं, तो आपको यह समझना होगा कि भाई कहीं भी आप अपनी क्षमता शक्ति बताने के लिए आते हो ना, वहां पर उठाकर किसको लगाया जाता है, दोस्त, कैन। तो मुझे बताइए, मैंने कहा आई कैन, कैन के पीछे हैव है क्या, नहीं है। इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, जो कि पढ़ाने वाली है, जिसको बोलते हैं टीच। क्योंकि कैन के पीछे हैव नहीं है, इसीलिए यहां पर हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर कैन के पीछे हैव होता, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन होता, मान लेते हैं कोई भी मॉडल है, क्योंकि मॉडल है, तो किसी मॉडल के पीछे यदि हैव आपको दिख जाए तो इसका सीधा सीधा अर्थ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिसके साथ हैव है वो पास्ट, और जिसके साथ हैव नहीं है वो कौन है, प्रेजेंट। दूसरी चीज, मैं क्या पढ़ा सकता हूं दोस्त, तो मैंने कहा मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूं, तो मैंने लिख दिया आई कैन टीच मैथ्स। ट्रांसलेशन वैसे ही, मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूं, सकता हूं बोल रहा हूं, दैट मीन इसमें हैव नहीं है, दैट मीन ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, पहली दूसरी चीज ध्यान रखना। ये कैन लगाने से आपको क्या फील आ रहा है, मुझे ये बताइए कि मैं अपनी क्या चीज बता रहा हूं, एबिलिटी, एग्जैक्टली। तो मैं अगर सरल शब्दों में आपके लिए लिखूं तो मैंने कहा कि मैं यहां अपनी शक्ति बताना चाह रहा हूं, अपनी पावर शो कर रहा हूं। लेकिन मैंने जब इस एम आर हैज टू डज वाज वर हैड और डिड यूज किया, उसमें मुझे क्या पता चला, टेंस। और टेंस का सीधा सीधा अर्थ होता है भाई अभी, पहले या बाद में, टाइम। तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है कि ये काम अभी का है, मतलब वर्तमान का है, बीते हुए समय का या आने वाले समय का। लेकिन जब ये इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या दर्शा रहा है, पावर। दूसरी चीज, एक चीज और में, मान लीजिए कि कभी आपको कोई क्वेश्चन में, मैथ्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, तो वो गलती से मैंने सॉल्व कर दी, मान लेते हैं। यहां मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा लिखा है कि आई शुड, शुड पता है क्या होता है, सजेस्ट करने के लिए, जनरल सजेशन। अब जनरल सजेशन क्या होता है, करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। मैंने कहा आप हेलमेट पहना कीजिए, अब पहना तो पहनो, मत पहनना तो मत पहनो, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन मस्ट लगाता हूं तो वो आपको करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कंपलसरी एडवाइस शो करता है, अंडरस्टूड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, शुड लगा है मतलब मैंने आपको शुड लगाकर कोई सेंटेंस किया है तो करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन करते तो ज्यादा अच्छा होता है।
यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, शुड। अब मान लीजिए आपका कभी कोई क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कर दी, गलती से मुझसे सॉल्व जल्दी हो गया, आपको अच्छा भी लगा, समझ में भी आया, तो आपने कहा सर आप पढ़ाते क्यों नहीं है। मैंने कहा यार मुझे मैथ्स पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच, पढ़ाना चाहिए। मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, या आप कहते हैं कि यू शुड टीच मैथ्स। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब है अब आपने कहा तो कि सर पढ़ाना तो चाहिए, इच्छा आपकी, आप पढ़ाओ या मत पढ़ाओ। यानी हमारी बात या उस सजेशन को माने या ना माने, तो वो कौन बताता है, शुड। और शुड का हिंदी होता है चाहिए, बट वो सलाह के तौर। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो ये शुड लगाने से मुझे क्या मिलता है, सजेशन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सजेशन यहां मिला। आपको मैं बताता हूं, मैंने कुछ 10वीं 11वीं के बच्चों को भी पढ़ाया है पहले, ये रियल लाइफ का बता रहा हूं मैं। और मैंने कहा कि देखेंगे, तो मैंने क्या कहा यहां पर देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि आई यूज्ड टू टीच मैथ्स, दैट मीन ये यूज्ड टू दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल्स है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये मैथ्स ऑब्जेक्ट है। एक एक वर्ड को समझिए। तो मैं मैथ्स पढ़ाता था, यूज्ड टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब पहले आप किसी काम को किया करते थे पर अब नहीं करते। और एक समय था जब 2015 के अप्रोक्स में मैं 8वीं 9वीं 10वीं को पढ़ाया करता था, और मैथ्स जिसमें मेरा सच में फेवरेट सब्जेक्ट था, रियली बोलो। तो मैं पढ़ाता था लेकिन अब नहीं। तो यूज टू लगता है ना, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वो काम आप पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। तो ये क्या बता रहा है, पास्ट हैबिट्स। ये क्या बता रहा है, पास्ट हैबिट्स। अब मैं दो तीन चीजों से आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मॉडल इससे कैसे अलग है, समझिएगा। इजेमार हैज हैव डूडस वॉज वर हैड, यानी सीधी सीधी बात है, ये क्या निकल कर आ रहा है भाई, आपके टेंस। अगर आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में तो वो ये बताता है समय की, ये वाक्य, ये काम कब किया गया है, अभी का है, पहले का है या बाद का है। किससे पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल से आप क्या क्या दर्शा सकते हैं, शक्ति दर्शा सकते हैं, सलाह, या फिर जो पहले किया हो वो। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं और अलग अलग चीजें दर्शाते हैं। मैंने सिर्फ केवल आपको क्या दिया है, उदाहरण। तो अगर बोला जाए कि भाई मॉडल क्या दर्शाते हैं, तो मॉडल दर्शाते हैं, देखो, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एक ही होती है। दूसरी चीज अगर मैं बोलता हूं तो सजेशन, जिसे हम बोलते हैं जनरल सजेशन, ये जिसे मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। उसके बाद पास्ट हैबिट, जो पहले करते थे नहीं करते थे। उसके बाद आपका नेसेसिटी यानी नीड, आपने सुना होगा, वो भी आपका मॉडल्स होता है। उसके बाद आप बात करते हैं कंपलसरी एडवाइस, मस्ट, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, ऑट टू। जितने भी ये मॉडल्स हैं आपके अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। हम क्यों नहीं हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और मॉडल्स क्यों लगा रहे हैं, तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाया जाता है कि अगर आपको बताना है कि ये काम कब किया गया है, कब को बताने के लिए, समय क्या था, प्रेजेंट था, पास्ट था या फ्यूचर, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। और मॉडल्स क्यों लगाई जाती है, जिसमें आप अपनी शक्ति, अनिवार्यता, आवश्यकता, ये सब चीजें दर्शा सकें। अंडरस्टूड, क्लियर है? तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मॉडल्स एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों, समय पहले का है, अभी का है या बाद का। जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस पहले का हो चुका है, अभी है या बाद का है। लेकिन जो मॉडल्स है उसमें क्या बताते हैं, समय नहीं बताते। इसमें ये बताते हैं कि जो करने वाला उसका उसका उसके अंदर वो क्षमता है, या उसको वो करना चाहिए, या उसके लिए वो जरूरत है। जरूरत, क्षमता, शक्ति, ये सबको बताने वाला जो शब्द होता है वो कौन होता है, अपना मॉडल्स होता है। डन है, इतना क्लियर है? चलो अब इसके लिए हम आगे कुछ लिखते हैं। करता है, V2 करता है, हाँ V2 करता है। इसके स्थान पर आप V2 लगा सकते हैं, बट मेजर डिफरेंस क्या है, वुड भी करता है। नहीं, ये मॉडल ही है, ये मॉडल ही है, लेकिन आप इसकी जगह पर V2 लगाकर भी पास्ट हैबिट दर्शा सकते हो। ठीक है, टाइम ये नहीं बता रहा, ये टाइम नहीं बता रहा, बस ये बता रहा है कि ये काम होता था, अब नहीं होता। ये टेंस में नहीं आएगा, ये मॉडल्स में आएगा। ठीक है, इनको मार्जिनल कहा जाता है अगर मैं और ज्यादा डिटेल की बात कहूं, लेकिन वो आप लोगों के नॉलेज के लिए है नहीं। मार्जिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, टू आ रहा है पीछे, इसीलिए। ठीक है, लेकिन ये सब छोड़ दो।